नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पंजाब के बाद हरियाणा भी बाढ़ के प्रकोप से अछूता नहीं रहा। हरियाणा में यमुना, घग्गर और मारकंडा नदी जमकर कहर ढा रही हैं। हथनीकुंड बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल जैसे कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हिसार में भी इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं किसानों की हजारों एकड़ फसल भी बाढ़ के पानी से नष्ट हो चुकी है। धान, गन्ने जैसी कई फसलें यमुना में समा गईं। वहीं यमुनानगर के किसानों की करीब 7,000 एकड़ फसल बर्बाद हो गई। राहत कहीं नजर नहीं आ रही है। विपक्ष सरकार की तैयारियों को नाकाफी बता रहा है। ऐसे में क्या है बाढ़ से निपटने का सैनी सरकार का प्लान? ये सवाल है। तो पंजाब के बाद हरियाणा में बाढ़ ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। तमाम जिले प्रभावित हैं। किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं। सरकार की जो तैयारियां हैं वो क्या हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो वाकई में भयावह हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिसार है, पानीपत है, यमुना नगर है, ये तमाम ऐसे जो ज़िले हैं जो हम आपको बता रहे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। और सवाल यही कि तैयारियाँ क्या हैं, और अगर तैयारियाँ नाकाफ़ी विपक्ष बता रहा है तो उस पर आगे क्या कुछ प्लान है जिससे कि इस बाढ़ से निपटा जा सके। ये तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशेंगे हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसिड राइटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसिड राइटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। हरियाणा में 2 साल में दूसरी बार नदियों, नहरों और नालों के लबालब भरने और प्रदेश के आधे से ज़्यादा जिलों में बाढ़ के हालात बनने से प्रशासन और सरकार की परेशानी बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा नुकसान ये हुआ है कि यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल के अलावा अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में यमुना, घग्गर, टांगरी, मारकंडा जैसी नदियां ओवरफ्लो हुई और एक जिले में हजारों एकड़ फसल तबाह हो गई। यमुनानगर में तो 1,000 एकड़ से ज्यादा जमीन ही यमुना नदी में समा गई। अभी भी बारिश के 3-4 स्पेल बाकी हैं, यानी प्रशासन और सरकार को प्रभावित किसानों को राहत देने और मुआवजे में अगले 2-3 महीने लगने वाले हैं। इससे भी बड़ी मुसीबत ये है कि खेतों में खड़ा पानी सूखने में ही 1 से 2 महीने तक लग सकते हैं। मतलब ये जो यमुना किनारे के हमारे जो काम को अंडर गए जितने भी खेत है ना, सारा नष्ट हो गया है। मतलब ये फसल इनको बचाना अगली का दिक्कत हो, ये जो हो जाएगी ये तो चलो होगी, आगे बोने के लिए उसको भी तो समय लगेगा। मैं वीरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, गांव धोलेड़ा से। और हमारे बाजरे की फसल है वो बिल्कुल बरसात से ख़त्म हो चुकी है। एकदम सारी फसल ज़मीन में लौटी हुई है, न तो इसमें चारा बचा है और बाजरा भी। इससे कपास की फसल है, उसमें ज़्यादातर फसल 90% फसल तक में नुकसान हो चुका है। और बाजरा का जो क्षेत्र है, बाजरे के क्षेत्र में जो कनेना खंड है और दादरी की साइड का जो लगता हुआ एरिया है, वहाँ पे बिजाई हुई थी 4-5 जून को। उस क्षेत्र में मोस्टली बाजरा फसल कटाई पर था, उसमें काफ़ी नुकसान है। गौरतलब है कि यमुना से सटे प्रदेश के 6 जिलों में जहां हजारों एकड़ में खड़ी फसलें तबाह हो गई, इन खेतों से यमुना की गाद यानी कीचड़ और रेत निकालकर खेत को दोबारा जुताई लायक बनाने में ही 2 महीने तक लग सकते हैं। 2 साल पहले भी पानीपत और दूसरे जिलों में यमुना से सटे जिन जिलों में बाढ़ आई थी, वहां के किसान तो अगली फसल लगा ही नहीं पाए। चपत पर चपत लीजिए प्रभावित और परेशान किसान। पत्थरगढ़ होगा जी, राणा मजरा होगा जी, ये इधर बड़ा होगा जी, ननेडा आदमी होगा जी, घोड़ा खुर्द होगा। तकरीबन जितने जन्म के वो है कंठारे पे है, शहरों में है। अभी गांव में पानी तो नहीं आया ना? नहीं जी, अभी तक नहीं आया। पानी आ जाएगा, ग्राम खेती नुकसान है, गाँव में पानी कितना जी। यहाँ पे यहाँ जो पीछे पानी तो गाँव से तो पानी आऊगा गाँव में इस तरफ।
मौसम नुकसान है, जो ये सब्जी फसल इसमें ज़्यादा नुकसान है। सब्जी बुब्जी सारी इसमें जी, फसल जी सारी है। गौरतलब है कि प्रदेश की नदियों नहरों में 2 साल में ये दूसरी बार तबाही हुई है। इसलिए विपक्ष भी सरकार की समय रहते तैयारियां और नदियों की सफाई न होने पर उसकी मरम्मत कर रहा है। बात सही भी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन इन हालात की सबसे ज़्यादा मार किसानों पर पड़ने वाली है और सरकार को भी फिर तगड़ा मुआवजा देकर किसानों को पुचकारना पड़ेगा। तभी तो किसान अपने धरने प्रदर्शनों में कहते भी हैं, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज़। तो बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पंजाब के बाद अब हरियाणा भी उससे अछूता नहीं रहा है और रहता भी कैसे कि सटा हुआ राज्य जो है, और यमुना, घग्गर और मारकंडा नदी लगातार उफान पर हैं। तैयारियां क्या हैं और कितना प्रभाव इस पर देखा जा रहा है? देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, क्या कुछ तैयारियां क्या सरकार की नाकाफी नजर आ रही हैं, और नजर आ रही हैं तो क्यों? और प्रभाव की भी बात करें तो वो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? हजारों एकड़ फसल है जो किसानों की वो प्रभावित हुई है इस बाढ़ के बाद। देखिए सौरभ, सरकार की प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो डीसी को आदेश देते हैं। मुख्यमंत्री ने मेरे को लगता है 1 महीना 1.5 महीना पहले भी और उसके बाद भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। फ्लड कंट्रोल यूनिट्स होती है हर जिले में जी, बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनते हैं। डीसी को आदेश दिए जाते हैं कि मानसून का सीजन आ गया है। 1 महीना पहले तैयारियां होती है, 1-1.5 महीना पहले। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, मेरे को याद है 2 बार, और जब अब ये संकट गहराने लगा है तब भी की है। परसों रात को मुख्यमंत्री ने सभी डीसी से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की, उसमें सिंचाई विभाग के अधिकारी भी थे। दरअसल ये बात सच है कि तैयारियां तो थी लेकिन आधी अधूरी। बिल्कुल, नदियों की, नालों की सफाई में बहुत कमी है। दरअसल कई साल बाद नहरों की, माइनर्स तो नहीं मैं कहता, लेकिन जो नहरें होती हैं, यमुना नदी से नहरें निकलती हैं, घग्गर हो गई, मारकंडा हो गई, टांगरी नदी हो गई, या यमुना नदी है, ये करनाल में आके 2 अलग अलग हिस्सों में हो जाती है। पश्चिमी यमुना नहर कहते हैं, और ये मूणक करनाल में आके फिर आगे 3-4 हिस्सों में हो जाती है। एक दिल्ली चली गई, एक रोहतक चली गई। घग्गर नदी कुरुक्षेत्र तक आई, पंजाब से कुरुक्षेत्र कैथल होती हुई फिर टोहाना फतेहाबाद की तरफ चली जाती है, सिरसा की तरफ। मतलब जिस जिलों के अलग अलग नहरें हैं उनको पानी मिलता है। लेकिन ये बात सच है कि नहरों की जो साफ सफाई होनी चाहिए उसमें बहुत थोड़ा सा देरी होती है। यही वजह है कि जब बारिश ज्यादा हो, इस बार तो बहुत ज्यादा बारिश होगी, जब बारिश ज्यादा हो तो संकट तो आएगा ही। बिल्कुल, इस बार सरकार को उम्मीद नहीं थी। जो प्रेडिक्शन आई थी, पूर्वानुमान आए थे, जो एजेंसियां है, प्राइवेट है, सरकारी, उनका ये कहना था कि सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। लेकिन कल का आंकड़ा आपको बताऊं मैं, सामान्य मॉनसून सीजन में हरियाणा के जिलों में जितनी बारिश होती है उससे 29% बारिश ज्यादा हो चुकी है। मतलब 1/3 बारिश सामान्य से ज्यादा हुई है। और अभी करीब 2.5-3 हफ्ते और पड़े हैं, और 5 से 7 स्पेल या 4 से 6 स्पेल भारी बारिश की अभी है। अभी लंबा सीजन है। 1 जून को मॉनसून आया था टाइम से पहले, और आज 94 दिन है, मेरे को याद है 94वां दिन है, और अभी 3 हफ्ते और है, तो सीजन लंबा है। लेकिन इस बार मॉनसून का ट्रफ जो है ऐसा बना है, इस वजह से उत्तर भारत में, खासकर हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश ज्यादा हो रही है। ठीक है, इतनी बारिश की उम्मीद सरकार ने नहीं की थी। इन्होंने रूटीन के तौर पर जो तैयारियां होती हैं, डीसी से बात कर ली, डीसी ने आगे अफसरों को बुला लिया, लेकिन अंदाजा नहीं था कि इतनी बारिश होगी। तैयारियां जबरदस्त होनी चाहिए थी, तैयारियां सामान्य थी, इसीलिए सामान्य बारिश अब एक तूफान में, एक संकट में बदल गई है। महेश, मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं। सवाल ये कि सबसे पहले हिसार पर कितना इफेक्ट है, हालांकि पूरे हरियाणा को लेकर भी आप बताएं। 180 गांव पानी में डूबे, ये भी फौरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और दूसरा ये कि किसानों पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है इस बाढ़ का, और आगामी दूरगामी अगर इफेक्ट की बात करें तो वो कितना पड़ता नजर आएगा। और सरकार की तैयारियों के बारे में भी बताएं। जिस तरह से देवेंद्र बता रहे हैं कि तैयारियां आधी अधूरी थी, जिसके चलते ये तस्वीर देखने को मिल रही है। प्रकृति की मार कहा जाए या फिर नाकाफी हैं तैयारियां?
हरियाणा के सबसे बड़े ज़िले के तौर पर हिसार ज़िले का जिक्र अगर करें तो हिसार ज़िला वो क्षेत्र आप कह सकते हैं, अगर भौगोलिक रूप से समझाने की मैं कोशिश करूं तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र जो है वो तकरीबन ऊंचे इलाके में बसा हुआ है। तो ऐसे में जो अर्बन हिसार की अगर बात की जाए, शहरी हिसार की बात की जाए तो 1995 में हरियाणा प्रदेश में सबसे भयंकर बाढ़ देखने को मिली थी और उस वक्त भी जो शहरी क्षेत्र हिसार का जो सिटी एरिया है वो बाढ़ से बचा हुआ था, लेकिन जो आसपास के गाँव हैं वो पूरी तरह फसलें वहाँ पर तबाह हो चुकी थी। और पंजाब में भी बाढ़ बाद में आई है। उससे पहले ही हरियाणा प्रदेश के हिसार की अगर बात की जाए तो करीब 3 से 4 फुट पानी कई इलाकों में, कई खेतों में, कई गांव में, कई 100 एकड़ में भरा हुआ नजर आ रहा था। साफ तौर से वो तस्वीरें हमने दिखाई, पंजाब की बाढ़ बाद में आई, उससे पहले ही हिसार जिले के काफी सारे गांव में, खेतों में जो खेती का क्षेत्र है वहां पर 3 से 4 फुट पानी खड़ा हुआ था और फसलें आज से तकरीबन 20 दिन पहले ही खत्म हो चुकी थी, तबाह हो चुकी थी। अब 20 दिनों का वक्त और बीत चुका है। इसमें अगर थोड़ी बहुत अगर किसी फसल के बचने की संभावना बचती है तो सिर्फ धान की फसल के बचने की संभावना बचती है, लेकिन वो भी अब खत्म होती जा रही है क्योंकि पानी 3 से 4 फुट अगर खेत में खड़ा हो जाता है तो पूरा पौधा जो चावल का या धान का बोया गया है वो पानी में ही डूब जाता है। तो उसके बाद धान की फसल भी खत्म हो जाती है। इसके बाद अगर जिक्र दूसरी फसलों का की जाए, चाहे कपास की बात की जाए, धान की बात की जाए, धान के अलावा बाजरे की बात की जाए तो बाजरा ऐसी फसल है अगर खेत में पानी नहीं भी खड़ा होगा, इतने लगातार एक के बाद एक इतनी भारी बारिश अगर होती रहेगी तो फिर बिना वाटर लॉगिंग यानी खेत में बिना पानी भरे भी जो बाजरे की फसल है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। रेतीले इलाकों का भी जिक्र करें तो चूंकि जहां पर कम सिंचित क्षेत्र होता है वहीं पर बाजरे की फसल बोई जाती है, लेकिन वहां पर अगर इतनी बारिश होगी तो बाजरे की फसल भी तबाह हो जाएगी। तो मानकर चलिए कि जबरदस्त तबाही हिसार जिले में भी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में नलवा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में हुए। नारनौंद विधानसभा क्षेत्र सबसे बुरी तरह प्रभावित ये इलाका माना जा सकता है, जहाँ पर खेतों में कई 100 एकड़ जो है फसलें तबाह हुई। और तैयारियों के नाम से अगर समझने की कोशिश की जाए तो जो मोटरें यहाँ पर सिंचाई विभाग के पास हैं या जो पानी की जो मोटी पाइपलाइनें हैं जो बाढ़ के पानी को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है, दरअसल बिजली की मोटरें लगाकर इन मोटी पाइपों के जरिए बाढ़ के पानी को खेतों से निकालकर ड्रेन्स में डाल दिया जाता है। लेकिन अब चूंकि ड्रेन्स पहले से फुल है तो वो पानी डालना भी ज़्यादा मुमकिन नहीं है। आज से तकरीबन 15 दिन पहले ही इन तमाम मोटरों का इस्तेमाल किया जा चुका था, इन पाइपलाइंस को इस्तेमाल किया जा चुका था, लेकिन तस्वीर नहीं बदल पाई। किसी भी क्षेत्र को बाढ़ मुक्त ये जो तैयारियां हैं नहीं कर पाई। उसके बाद 15 दिनों का वक्त और इन 15 दिनों में भी बारिश जबरदस्त हुई और पीछे से जो पानी का प्रेशर था और ज्यादा बढ़ता चला गया। तो कह सकता हूं कि तैयारियों के लिहाज से किसी को भी राहत हाल फिलहाल हिसार जिले में खेती के क्षेत्र में नहीं मिल पाई। बड़ी राहत आप इस बात को मान सकते हैं कि चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए और चाहे शहरी क्षेत्र की बात की जाए, घरों में पानी भरने की जो बात है वो ऐसा तो नहीं कहूंगा कि कहीं नहीं भरा है, लेकिन काफी कम जो असर है वो शहरी क्षेत्र में खासकर आबादी के क्षेत्र में देखने को मिला है। तैयारियों के लिहाज से जो साधारण तैयारियां थी वो की गई, लेकिन ये तैयारियां तो 15 दिन पहले ही एक तरीके से नाकाफी साबित हो चुकी थी। उसके बाद अगर सरकार चाहती तो कुछ और पाइपलाइंस की व्यवस्था परचेज की जा सकती थी, बिजली मोटरों की व्यवस्था की जा सकती थी। और इस सबसे बड़ी चिंता अगर इस इलाके की है तो वो एक तरीके से पानी का जो वाटर लेवल है काफी ऊपर आ चुका है। तो ऐसे में जमीन भी पानी नहीं पी रही है। ज्यादातर हिसार के इलाके और आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए तो सेनग्रस्त ही पूरा इलाका हो चुका है और सेनग्रस्त इलाके में जमीन बिल्कुल पानी नहीं पीती है, वाटर लेवल काफी ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ जमीन पानी नहीं पी रही, पानी को ड्रेन आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो परेशानियां जस की तस बनी हुई हैं और काफी बड़ा नुकसान किसानों को झेलना पड़ा है। वीरेंद्र जी, मौजूदा स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? विपक्ष तो लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि 2 साल पहले भी इस तरह की स्थिति हुई थी, लेकिन सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। देवेंद्र भी उस बात को ही बता रहे हैं कि जो प्रॉपर क्लीनेस सिस्टम था उसको प्रॉपर नहीं किया गया और सरकार ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारी नहीं की थी। क्या लगता है? देखिए, जिम्मेदारी तो उन लोगों की है जो लोग सत्ता में हैं जी, लेकिन अब जिम्मेदारी लेगा कौन? जिम्मेदारी तो लेने को कोई तैयार ही नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि इतनी ज्यादा बारिश हो जाएगी, इसकी कल्पना नहीं थी। तो लेकिन आप तैयारी किस बात की करते हैं? जब 1.5-2 महीने पहले बाढ़ नियंत्रण के लिए बैठकें शुरू हो जाती हैं प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, और जब आप प्लानिंग ही नहीं करते, आप कल्पना ही नहीं करते कि क्या स्थिति हो सकती है, तो अब तो सारी जो व्यवस्थाएं हैं, तैयारियां हैं, वो धरी की धरी रहेगी। मतलब कोई भी, चाहे जिला के स्तर पर प्रशासनिक अमला हो, चाहे प्रदेश के स्तर पर हो,
तो जिम्मेदारी तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि सब जिम्मेदारी अब डाल देंगे प्रकृति पर। भाई ऐसी कल्पना नहीं थी कि इस तरह की स्थिति बनेगी। बिल्कुल। तो ये लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। और आगे के लिए क्या प्रबंध है, देखिए 2 वर्ष पहले भी ऐसी स्थिति आई थी, तब आपने क्या सीखा, और अब आने वाले वर्षों के लिए क्या प्लानिंग रहेगी। बात आई गई हो जाएगी, क्योंकि कुछ समय के बाद लोग भूल जाएंगे, लेकिन जो किसानों को नुकसान हुआ है उससे ज्यादा आगे जो आने वाली स्थिति है, अब इससे बीमारियां फैलेंगी। बिल्कुल। उसके लिए क्या रोकथाम के लिए क्या प्रबंध करने चाहिए। तो सरकार के स्तर पर जो योजनाएं बनाती हैं वो धरातल पर नहीं उतरती जी। शहरी क्षेत्रों में भी जो है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वो प्रबंध किए जाते हैं, हुडा सेक्टरों में अनिवार्यता है बड़ी कोठियों में, लेकिन उसका पालन कहाँ होता है। जी। अब ठीक है, भूमिगत जल स्तर है जो नीचे जाना चाहिए वो दूषित हो रहा है, वो काफी ज्यादा इतना जहरीला होता जा रहा है कि सरकार को प्रदूषण जो नियंत्रण कक्ष बने हुए हैं, जो प्रदूषण जिनके नियंत्रण करने की जिम्मेदारी है, वो भी ईमानदारी से अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रही। और चाहे नगर निगम हो, चाहे स्टेट की दूसरी एजेंसियां हो, कोई भी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। और ये जो स्थिति बनी है ये बिल्कुल अधिकारियों की लापरवाही है। चाहे अब कोई भी इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि बात तो फिर सरकार पर आएगी। बिल्कुल। सरकार के अभी किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली, ना ही कोई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, ना होगी। क्योंकि देखिए वो कहेंगे कि ऐसी कल्पना नहीं थी, ऐसी स्थिति बन जाएगी, ऐसी बारिश आएगी। भाई जब आप हर बार जो है तैयारियों की तो इस दृष्टि से की जानी चाहिए, कभी भी किसी भी तरह की स्थिति हो सकती है। बिल्कुल। जो भी मतलब एक क्राइसिस मैनेजमेंट होता है उसके हिसाब से आपकी कितनी तैयारी थी। तो अब देखिए पंजाब में स्थिति तो और भी भयावह है। बिल्कुल। पंजाब की बात अलग है, अगर हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा के स्तर पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और आगे भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए क्या प्रबंध है। आपके हाथ खाली है, कोई योजना ही नहीं है, अगर कोई योजनाएं हैं तो कागजों में है, धरातल पर नहीं है। तो ये सब चिंता का विषय होना चाहिए। विशेषज्ञों की रिपोर्ट आती है, वो सिर्फ फाइलों में दबी रह जाती है, फिर सब लोग भूल जाते हैं और कागजी खाना पूर्ति होती है। ये परिणाम है कागजी खाना पूर्ति का। अगर योजनाएं धरातल पर उतारी जाती तो आज ये स्थिति ना होती। वीरेंद्र जी, सवाल ये है जो स्थिति अब हो रही है और आने वाले समय में, जैसे महेश ने भी जिक्र किया, देवेंद्र ने भी बताया कि अगर बारिश इस तरह से साइकिल में होगी और जाहिर सी बात है वाटर लेवल बढ़ेगा तो और ज़्यादा प्रभावित होंगे किसान, और जो रिहायशी क्षेत्र हैं उसमें जल भराव होगा, पानी का प्रवेश होगा। ऐसे में सवाल है कि किसान प्रभावित होंगे तो उस प्रभावित होने का किसानों के आम लोगों पर कितना असर पड़ेगा। किसानों के लिए सरकार क्या कुछ तैयारियां करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब फसलें खराब होंगी तो मार्केट रेट्स भी बढ़ेंगे, महंगाई भी बढ़ेगी, तो उसके लिए क्या कुछ विकल्प होगा। आम लोगों पर असर की बात की जाए तो वो क्या। देखिए जब फसल खराब होती है, सब्जियां खराब होंगी तो महंगाई तो बढ़ेगी जी। सरकार जो है गिरदावरी कराएगी, किसानों को राहत देगी। किस तरह की राहत मिलती है वो किसानों को ऊँट के मुंह में जी रहा है। तो मतलब जो अगर हम इससे पहले ही प्रबंध कर लें, जो राशि किसानों को नुकसान के बाद देनी है, अगर हम इसका नुकसान होने से पहले ही उपाय कर लें तो ये स्थिति बनेगी नहीं। ये ठीक है, कई बार अपवाद हो जाते हैं, जो कल्पना नहीं होती, कई बार उस कल्पना से भी ज्यादा जो है वर्षा भी हो जाती है, हम उसकी कल्पना भी नहीं करते। लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रबंध तो नजर आने चाहिए ना, धरातल पर कुछ तो नजर आना चाहिए। बिल्कुल। अब कोई भी जो है, किसी ने भी कहीं पर भी भाई ये स्थिति क्यों बनी, क्या कोई जांच बिठाई गई क्या, या किसी ने कहा कि उस जो विभाग का दोष है, तो ना तो देखिए कोई नैतिक रूप से जिम्मेदारी को लेने को तैयार है, ना कोई किसी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। हाँ ये बात है, क्योंकि बात तो फिर सरकार पर आएगी और सरकार कभी अपनी क्षमता ये साबित नहीं होने देगी। तो सरकार तो अब जो है, अब जाकर जो है मंत्रियों की ड्यूटी लगने आनी चाहिए। भाई राजनीतिक कार्यक्रमों को छोड़कर अब सबकी जो ऊर्जा है, सबका ध्यान है, इस ओर लगना चाहिए, इसके प्रबंध की ओर लगना चाहिए। अब जब हम राजनीतिक कार्यक्रम ही करते रह जाएंगे, राजनीतिक रैलियां करते रह जाएंगे, हमारा जिन अधिकारियों की ऊर्जा है वो सरकारी कार्यक्रमों की बजाय जो उनका जिस तरफ उनका ध्यान होना चाहिए वहां ना लगकर राजनीतिक कार्यक्रमों में लगी तो ये स्थिति होगी। तो इस स्थिति के लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। देवेंद्र, अब सवाल यह है कि ये जो मौजूदा स्थिति है इससे पार कैसे पाया जाए। क्या कुछ आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति बनाई जाए, ऐसी संजीवनी निकाली जाए जिससे कि जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं लोगों पर ना पड़े, सरकार निकाले, आम लोगों को राहत दे। आने वाले समय में किस तरीके की, क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। पहले तो यही है कि पहले बाढ़ से निपट लें, अभी बाढ़ की खतरा भी मंडरा रहा है, पूरी तरह से टला नहीं है। देखिए सौरभ, हमारी जो सरकारें आती है, चौटाला सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा की 9.5 साल, अब 11 साल से ये चल रहे हैं।
कोई भी सरकार आती है, देखते हैं कितना बजट पीछे था, उससे बढ़ा चढ़ाकर 1,40,000, 1,62,000, अब 1,90,000 करोड़ का बजट बढ़ा रहे हैं। हर विभाग को पैसे का एलोकेशन होता है। शिक्षा विभाग को इस बार जो बजट गया हरियाणा का 25,000 करोड़ रुपया, करीब 2 लाख करोड़ का बजट था अभी जो हरियाणा का था फरवरी महीने में, जब विधानसभा सत्र था फरवरी मार्च में। हर विभाग को पैसा दिया जाता है। सवाल ये कि वो पैसा आप बजट तो बढ़ाते हो, लेकिन एलोकेशन पैसे की कुछ पैसा लैप्स हो जाता है, कुछ सही तरीके से खर्च नहीं होता। जो एडवोकेट जो होते हैं अकाउंट्स के डिपार्टमेंट, सीएजी की रिपोर्ट में आता है यहाँ खामियां वहां खामियां। बजट हर साल बढ़ जाता है, हर विभाग का टोटल बजट बढ़ता है, लेकिन नागरिक सुविधाएं क्यों नहीं सुधर रही? अभी आप देखिए, मैं बताऊं 11 साल केंद्र में सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। हाईवेज की स्थिति हरियाणा में सुधरी है, चारों तरफ हाईवे बन गए। दूसरा, पावर सेक्टर में सुधार हुआ है, बिजली में थोड़ा बहुत सरकारी दफ्तरों में ऑनलाइन सेवाएं हैं। इसके अलावा जो नागरिक सुविधाएं हैं, पानीपत की बात करें, हिसार, रोहतक, जो बड़े शहर हैं, सरकार को रेवेन्यू देती है, इंडस्ट्री है। आप देखिए सीवर का बुरा हाल है, सीवर का कोई सफाई का बुरा हाल है, सीवर का बुरा हाल है, सड़कें बनती है, टूट जाती हैं। और इसके अलावा पार्कों पे जो पैसा खर्च होता है नजर नहीं आता। पर्यावरण पे है, बहुत सारी 2 चीजों में तो मैं मानता हूं सुधार हुआ है। बिजली सप्लाई में, पावर सप्लाई में सुधार हुआ है और हाईवेज बने हैं। लेकिन जो नागरिक सुविधाएं हैं, जहां आदमी को, परिवार को लगे कि सुखद स्थिति में है, घर के बाहर 5 करोड़ की कोठी है, लेकिन नाली का पानी सड़क पे बह रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पार्क जाए तो पार्क उजाड़ पड़े हैं, खर्च हो रहा है। स्ट्रीट लाइट के नाम पर बहुत पैसा खर्च होता है, लाइटें जलती नहीं। जो नागरिक सुविधाएं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक लास्ट बात और कहूंगा, 2005 में भूपेंद्र हुड्डा सरकार बनी थी, 2009 में चुनाव हुए थे 5 महीने पहले, 4.5 साल बाद, क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार थी, उन्होंने लोकसभा के साथ चुनाव कराए। भूपेंद्र हुड्डा ने नारे दिया था, मीडिया में खूब नंबर 1 हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा। तब से ये शोर मचा है, 2009 से आज 2025 है, 15-16 साल हो गए। नंबर 1 हरियाणा तो है, लेकिन नंबर 1 जैसा एहसास नहीं है। क्योंकि आप देखिए हरियाणा में जब कभी तेज बारिश आए, आंधी आ जाए, 8-10 घंटे बिजली नहीं आती, पूरी रात बिजली नहीं आती। थोड़ी सी आंधी या बारिश आ जाए, 10 घंटे बिजली नहीं आती। ज्यादा बारिश आ जाए तो ये बाढ़ का हाल आप देख रहे क्या हो रहा है। जो नागरिक सुविधाएं हैं, नगरीय सुविधाएं, उस तरफ नहीं है। खाली जो हाईवेज बने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का महकमा है। पावर सेक्टर में जरूर सुधार हुआ है, कुछ ऑनलाइन सेवाएं में, बाकी विभागों में मतलब संतोषजनक प्रगति नहीं है। पैसा आया, खर्च हो रहा है, उपयोगिता प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, प्रॉपर एलोकेशन नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। महेश, अब आगे किस तरीके की सहायता, राहत फौरी तौर पर दी जा रही है? आप ग्राउंड पर रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं, क्या सरकार की तरफ से कुछ मदद दी जा रही है बाढ़ प्रभावितों को? क्या कुछ आर्थिक रूप से मदद देने की बात कही जा रही है, आश्वासन दिया जा रहा है? और ग्राउंड लेवल पर क्या कुछ टीमों को तैनात किया गया है? क्या देख पा रहे हैं? देखिए, फौरी राहत के नाम पर तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। आर्थिक सहायता का जिक्र भी अभी तक नहीं चला है। इसके लिए तो पूरा मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। ये जो नुकसान है पहले उसका आकलन होगा, उसके बाद ये देखना होगा कि कितने क्षेत्र में जो बीमा कंपनी है वो बीमा देगी। उसके बाद ये मुद्दा सियासी मुद्दा बनेगा और फिर किसान जब धरने, विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे तो फिर बाकी किसानों के लिए भी, जिन्होंने अपनी फसल को बीमित नहीं करवाया था, उनके लिए मुआवजे की बात होगी। फिर अगर चुनावी ज़रूरत होगी तो शायद हो सकता है कि सरकार किसानों पर कोई राहत कर दे। फिलहाल आर्थिक सहायता जैसा कुछ भी नहीं है। अब तैयारियों की बात अगर की जाए तो तैयारियों के नाम पर जो पहले तैयारी की गई थी वो नाकाफी साबित हो चुकी है। जैसा मैंने जिक्र किया था कि 15 दिनों पहले ही 3-3, 4-4 फुट जो पानी खेतों में खड़ा था और आज से 15 दिन पहले इन इलाकों में फसलें खत्म हो चुकी थी। तो ऐसे में अब चूंकि बारिश लगातार पड़ रही है, पानी लगातार बढ़ रहा है, तो राहत जैसा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जहां तक कोशिशों की बात है, मुझे लगता है कि फौरी कोशिश के तौर पर अगर कुछ किया जा सकता है तो ज्यादा बिजली की मोटरों की खरीद फौरी तौर पर सरकार की तरफ से की जा सकती है। ज़्यादा बड़ी पाइप लाइनों की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा सकती है और अगले साल के लिए इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा ना हो, पूरी जो एक ड्राइंग यहाँ पर पूरी स्टेट को तैयार करने की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें नई ड्रेन्स को विकसित करने की जो बात है वो आगे बढ़ाई जाए। फिर हो सकता है कि अगले साल या आने वाले सालों में इस तरह के संकट का सामना हरियाणा को नहीं करना पड़े। फौरी राहत जैसा कुछ भी नहीं है। अभी तक सिर्फ अधिकारियों को ये हिदायत दी गई है, आदेश दिया गया है कि वो अपने अपने जिला मुख्यालयों पर बने रहें, अपने जिले में मौजूद रहें। छुट्टियां कैंसिल की जा रही हैं। अभी तक अगर तैयारियों और कोशिशों के नाम पर कुछ किया गया तो ये नोटिफिकेशन किया गया।
वीरेंद्र जी, शॉर्ट में कमेंट चाहूँगा, मौजूदा स्थिति को देखकर क्या अब अपेक्षा की जा सकती है कि सरकार कुछ बेहतर सोचेगी आने वाले समय में और आने वाले समय के लिए कुछ बेहतर प्लान तैयार करेगी? मौजूदा समय में तो नज़र नहीं आ रहा, महेश और देवेंद्र बता भी रहे हैं, जैसा हम चर्चा भी कर रहे हैं। संक्षेप में सर। नहीं, देखिए, वर्तमान में तो कोई इसका वैकल्पिक हल भी नहीं है, लेकिन भविष्य की योजना में तो इसको शामिल किया जाएगा। क्योंकि अब देखिए, आप पंजाब की स्थिति को लेकर हरियाणा अपनी स्थिति को संतोषजनक नहीं मान सकता, तो हरियाणा को अपने ढंग से हरियाणा के अनुरूप जो है योजना बनानी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि जो इस तरह की संकट आता है भविष्य में ना आए, उस पर कम से कम नुकसान हो। क्योंकि एक बार प्राकृतिक आपदा की कल्पना नहीं होती, वो आपसे कल्पना से भी ज्यादा हो जाती है, लेकिन आपकी तैयारियां तो पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे में तैयारियां कहीं ना कहीं नाकाफी नजर आ रही हैं। वहीं बड़े स्तर पर किसान प्रभावित हुए हैं, सरकार किस तरह से बीच का रास्ता निकालेगी, राहत देगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।